हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सी टेट जो हमारा एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, इसके लिए हम पेपर 2 जो सोशल साइंस है इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रैक्टिस 2 की होने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। जिन लोगों ने अगर प्रैक्टिस 1 नहीं देखा है तो वो प्रैक्टिस 1 को देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस 2 करेंगे। शुरू करते हैं हम अपने क्लास को दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, पाषाण काल से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टोन एज, यानी जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, इससे संबंधित कुछ बातें की गई हैं, इनमें हमको गलत कथन की पहचान करना है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी जिस काल में पर्यावरण क्या है, परिवर्तन हुआ है, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी द पीरियड इन विच वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है, ऐसा पीरियड जिसमें इन्वायरमेंटल चेंज होता है, इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये विकल्प हमारा सही है। जिस जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे हम इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय बदलाव, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय यानी इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इट्स टाइम टू बिलीव्ड टू बी फ्रॉम 12,000 ईयर्स टू, यहाँ पर 10,000 ईयर्स अगो हो जाएगा। इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल है इसमें जो विपन्स है, यानी कि दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोलिथ, क्योंकि इसमें जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो छोटे छोटे बनाए जाते थे। तो माइक्रो में होता है छोटा, तो इसलिए इसको माइक्रोलिथ के नाम से, यानी जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड है यानी मध्य पाषाण काल है, इसे हम मेसोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सभी कालों में सबसे लंबी अवधि नव पाषाण काल की है। द लॉन्गेस्ट पीरियड एमंग द ऑल द पीरियड्स इज दैट ऑफ नियोलिथिक पीरियड। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, गलत कथन को पहचान करना है, गलत कथन की पहचान करनी थी, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। सभी कालों में जो सबसे लंबी अवधि है वो पूरा पाषाण काल की है। वो किसके दोस्तों, वो पूरा पाषाण काल की है, यानी कि पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है इसकी लंबी, जैसे पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, यानी पूरा पाषाण, नव पाषाण, इनमें सबसे लंबी जो अवधि है वो क्या है, आप देखेंगे 20 लाख वर्ष से, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के इसका जो काल डिसाइड किया गया है। तो जो सबसे लंबा समय है वो पूरा पाषाण काल का है, यानी पैलियोलिथिक एज का है। ऊपर जो हम तीनों ऑप्शन पढ़े हैं ये हमारा तीनों करेक्ट है। सही विकल्प हमको ढूंढना है यहाँ पर दोस्तों। हमने इस तरह से दोस्तों एक प्रश्न में, जैसे हमने इसको लिया है कि सही विकल्प चयन कीजिए, इसमें आप एक प्रश्न है, इसमें 1 2 3 4 प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रश्न अलग अलग करके भी आ सकता है, इसलिए हमने एक एक स्लाइड में 3 3 4 4 प्रश्न शामिल किए हैं यहाँ पर। जिसमें हम 60 क्वेश्चन करेंगे तो 60 क्वेश्चन में लगभग हमारे 100 से ऊपर, 100 150 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करेंगे इसमें। तो आजकल जो पेपर बनाए जाते हैं तो इस तरह से लेंदी भी बनाते हैं, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं। इसमें से आपका ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो दोनों तरह से प्रश्न यहाँ से बनने के चांस हैं। तो यहाँ पे हमको सही विकल्प चयन करना है कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया, यानी पालतू बनाया गया दोस्तों, बनाया गया है रहना चाहिए, तो पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी डॉग का ही पूर्वज था। हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला पालतू कुत्ता जानवर, सबसे पहला जो पेट एनिमल यानी पालतू कुत्ता, पालतू जानवर था दोस्तों, वो कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। लोगों द्वारा पौधे उगाने व जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। यानी लोग जब एक जगह पर रहकर क्या है, पौधों को उगाने लगे, जानवरों को पालने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ पीपल ग्रोइंग प्लांट्स एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स इज कॉल्ड सेटलिंग। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो जो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट बिगेन टू 12,000 ईयर्स अगो। तो जो बसने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो 12,000 साल पहले से होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ बकरी को पालतू बनाया, तो सबसे पहले जो कुत्ते पालतू बनाया गया था तो वो कुत्ते को बनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन कुत्ते के बाद किसको बनाया गया, तो मानव ने जो कुत्ते के बाद पालतू पशु बनाया वो भेड़ और बकरी को पालतू बनाया था। आफ्टर द डॉग ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड सीप एंड गुड्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। तो ये स्लाइड हमारा पूरी तरह से भरा है, तो इसलिए ऑप्शन हमने अगले पेज में रख लिया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे विकल्प ही हमारे सही हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए दोस्तों, हमने सभी स्लाइड में लंबे क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस पे से आप ध्यान रखिएगा, इसको सेपरेट क्वेश्चन समझिए या फिर एक में 3-3 4-4 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, जो फारसी इतिहासकार थे, इस तरफ हमें याद रखना है कि जो मिनहाज ए सिराज हैं, जो मिनहाज ए सिराज है कौन से इतिहासकार हैं, तो फारसी इतिहासकार है। तो इससे छोटे छोटे इस समय सेंटेंसों में भी क्या है, हमारे बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, तो आप पूरी तरह से केयरफुली देखिएगा। तो फारसी जो इतिहासकार है मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, तो पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के लिए। यानी कि जो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के इलाकों के लिए स्पेशली किया था। द पर्सियन हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द गंगा यमुना। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर किया था, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस, यानी कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किस किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, किस संदर्भ में किया है, तो बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। तो ये किस लिए किया है, तो इस उपमहाद्वीप ने, जो भारत उपमहाद्वीप है, यहाँ के भूगोल, यहाँ के जो पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, यानी बाबर यूजेस द वर्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फौना, बर्ड्स एंड कल्चर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। ये भी हमारा क्या है, ये भी करेक्ट है, बाबर ने इन सब के लिए किया था। बाबर का प्रयोग, यानी बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, वो खुसरो यानी कि अमीर खुसरो के हिंद शब्द के कुछ कुछ समान था। यानी खुसरो ने और बाबर ने, यानी इनके जो हिंदुस्तान शब्द का उन्होंने हिंद का प्रयोग किया है, तो इनमें दोनों में कुछ समानता देखने को मिलती है। तो बाबर से यूजेज वाज समव्हाट सिमिलर टू अमीर खुसरोज यूज ऑफ वर्ड हिंद। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो इसमें से सेपरेट क्वेश्चन, एक अलग से क्वेश्चन भी बनाकर आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है हमको गलत, यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हम जानते होंगे, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना जो वृत्तांत है यानी यात्रा वृत्तांत सबसे पहली बार 1356 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1356। ये हमारा ऑप्शन सही है, हमको गलत ढूंढना है। गयासुद्दीन, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन को एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक हमको संस्कृत प्रशस्ति मिलती है, जिसमें इसे क्या है, विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऐसे हमारे 60 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देर होगा। तो हमारा जो यहाँ मेन टारगेट है, मेरा जो मेन उद्देश्य है, बस प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, तो गयासुद्दीन बलबन को एक संस्कृत प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। गयासुद्दीन बलबन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर इन द संस्कृत यूलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, यानी गयासुद्दीन बलबन को एक संस्कृत जो ये है संस्कृत प्रशस्ति है, इसमें इसको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। अल अबसर फी मामलिक अल अमसर। ठीक है दोस्तों, ये नाम क्या है, अल अबसर फी मामलिक अल अमसर, मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न में आ सकता है कि अल अबसर फी मामलिक अल अमसर किसके द्वारा रचित है, तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये सिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित है। ये अलग सिंगल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, यानी अल अबसर फी मामलिक और अमसर राइटिंग बाय सिहाबुद्दीन उमरी ऑफ इजिप्ट। ये क्या था, ये इजिप्ट के थे, तो इनके द्वारा लिखा गया है। नस्तलिक और शिकस्त अरबी फारसी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो जो नस्तलिक है, नस्तलिक और शिकस्त अरबी फारसी की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, ये लिपियां हैं। ये क्या है दोस्तों, अरबी फारसी की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये लिपियां हैं। ये लिपि है, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा कंपोजिशन नहीं है, बल्कि ये अरबी फारसी की स्क्रिप्ट है। अरबी फारसी की स्क्रिप्ट नहीं कह सकते पर्टिकुलर, लेकिन अरबी फारसी को पढ़ने में मदद करने वाला एक स्क्रिप्ट है। तो हमें याद रखना है कि जो नस्तलिक और शिकस्त है, ये क्या है, एक स्क्रिप्ट है यानी लिपि है। तो यही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर भारतीय सूती वस्त्र से संबंधित दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कॉटन टेक्सटाइल्स यानी सूती कपड़े पर कुछ बातें की गई हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या है दोस्तों, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। यानी जो पटोला बुनाई, कपड़े की जो पटोला बुनाई होती थी, वो अहमदाबाद, सूरत और पाटन में, यानी कि ये इसका केंद्र था। तो पटोला वीविंग वाज डन इज इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय सूती कपड़ा, यानी जो यूरोपीय व्यापारी थे, जो भारतीय सूती कपड़ा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इन्होंने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। यानी जो यूरोपी थे, यानी भारतीय कपड़े को इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा, तो इराक का जो मोसुल शहर है वहां पर जो अरब व्यापारी थे इनके पास देखा था। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट सॉ इंडियन कॉटन क्लॉथ विथ अरब ट्रेडर्स इन मोसुल सिटी ऑफ इराक। ठीक है दोस्तों, तो ये मोसुल शहर में देखा था, इसलिए जो यूरोपियन थे इसको मसलिन मसलिन नाम जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने भारतीय जो सूती कपड़ा था इसको मसलिन नाम से कहने लगे। ठीक है, यानी मोसुल से ही इन्होंने क्या नाम रख दिया, इसका मसलिन नाम रख दिया। कैलिको शब्द का अभिप्राय भारतीय सूती कपड़े से था। ठीक है दोस्तों, यानी ये कालीकट पे आए थे, यानी जो यूरोपी थे वो सबसे पहले कालीकट पे आए थे। कालीकट से यहाँ पर एक शब्द था कैलिको, तो कैलिको शब्द का जब इनके लिए प्रयोग किया गया तो भारतीय जो सूती कपड़े थे इन्होंने सूती कपड़े को कैलिको नाम से ही क्या कर दिया, मतलब कैलिको नाम से तात्पर्य इनका सूती कपड़े था। यूरोपी जो भारतीय सूती कपड़े को कैलिको नाम से भी जानते थे, ये भी हमारा सही है। ढाका और लखनऊ जामदानी बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, ढाका एंड लखनऊ वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द जामदानी वीविंग। तो जामदानी जो वीविंग है, बुनाई है, ये कहाँ पर, ढाका यानी कि बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। लखनऊ बोले तो उस समय का संयुक्त प्रांत, तो आपका बांग्लादेश और संयुक्त प्रांत भी लिखकर प्रश्न में आ सकता है। तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ में हमारे सारे विकल्प यहाँ पर सही है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंड बाय द विलियम जोन्स, और इन्होंने 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में जो सबसे पहला मदरसा की स्थापना की गई थी वो 1781 में किया गया था। मदरसा यानी जो अंग्रेज लोग थे वो अपने अपने कल्चर को, अपने सबको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक मदरसा की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में 1781 में मदरसे की स्थापना की गई, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 1791 जिस तरह 81 में यहाँ पर मदरसे की स्थापना की गई, उसी तरह 1791 में संस्कृत कॉलेज यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया गया था। तो हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1791, तो ये भी हमारा थर्ड भी करेक्ट है। स्थानीय भाषा या बोली के लिए वार्नाक्यूलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। द टर्म वार्नाक्यूलर इज यूज्ड फॉर द लोकल लैंग्वेज ऑन डायलेक्ट, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। इस तरह से हमारे यहाँ 4 ऑप्शन नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे उत्तर यहाँ पर भी हमारे सही हैं। हमने एक स्लाइड में सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया ताकि हम 5-6 जो प्रैक्टिस है 5-6 प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम डील कर सकें। यहाँ पर हमें सही विकल्प ढूंढना है। मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो 1835 में जो मैकाले था दोस्तों, इन्होंने अपना 1 मिनट से अपना विवरण दिया था, इसी पे आधार पर जो ब्रिटिश थे इन्होंने एक शिक्षा अधिनियम पारित किया था। द ब्रिटिश एडुकेटिव एक्ट ऑफ 1835 was passed on the basis of मैकाले डिस्क्रिप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा ये भी सही है। वुड का जो नीति पत्र है जिसको हम वुड डिस्पैच भी नाम जानते हैं, वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसको हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इंडियाज मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो 1854 में पारित किया गया, यानी जो वुड का नीति पत्र है वो 1854 में पारित किया गया। जिसके बाद सरकारी शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। जो सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया है वो वुड का जो नीति पत्र आया था, वुड का जो घोषणा पत्र आया था, इसके बाद ही अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने शिक्षा विभाग की स्थापना किया था। Wood's policy was passed in 1854, in after which government education was introduced, department was formed। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा कहीं कहीं टाइपिंग एरर भी है, तो इसको हम समझ लेंगे, उसको हम करेक्ट भी कर देंगे जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में, यानी जो 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र आता है इसमें इसका प्रावधान था। तो कलकत्ता इसी समय प्रश्न में आता है कभी कभी, जो 1857 का हमारा रिवोल्ट हो रहा था, 1857 की जो क्रांति हो रही थी, उसी समय क्या है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यानी 1857 में वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही थी। तो यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड ऑन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ पर ये भी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, सारे ऑप्शन ही हमारे सही हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमको गलत विकल्प का चयन करना है, जो हमारा क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई। ठीक है दोस्तों, जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। द इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आर्म्स एक्ट और
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ही वर्ष पारित किया गया था। तो जो आर्म्स एक्ट है और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है दोस्तों, प्रेस एक्ट पास्ड इन द सेम ईयर, हाँ ये दोनों एक ही वर्ष में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1878 यानी 1878 में दोनों आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर एक्ट एक साथ ही पारित किया गया था। 1883 यानी 1883 में सरकार के द्वारा इल्बर्ट बिल पारित करने का प्रयास किया गया था। इल्बर्ट बिल्स क्या था दोस्तों? इल्बर्ट बिल में था तो जो यूरोपीय जज थे और जो भारतीय जज थे, इन दोनों को समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज थे, यूरोपी थे, इसका काफ़ी विरोध करने लगे। इसके बाद इसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये 1883 में अल्बर्ट बिल क्या है पारित किया गया था। इस समय जो इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, रिपन था वायसराय, उसने, और गवर्नर जनरल रिपन था, इसने पारित किया गया था। In 1883 an attempt was made by the government to pass the इल्बर्ट बिल। तो ये हमारा भी करेक्ट है। हमको ढूंढना है यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में 78 प्रतिनिधियों के साथ किया गया था, यानी कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 इन बॉम्बे विद 78 डेलीगेट्स। तो यही हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है। वहाँ पर 78 प्रतिनिधि नहीं बल्कि 72 डेलीगेट्स यानी 72 प्रतिनिधियों के साथ ये सारा सही हमारा 1885 में बॉम्बे में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था बम्बई में, वहीं पर 72 प्रतिनिधियों के साथ वहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जो यहाँ पर 78 प्रतिनिधि है, ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर भी हमको चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। 1887 यानी 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहली बार यहाँ पर 1885 में, पहले 1885 में, 1886 में, 1887 में, तो 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये सबसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी पहले मुस्लिम, सर्वप्रथम जो मुस्लिम थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन 1887 द कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय इसके मांगों में भारत की आज़ादी शामिल नहीं थी। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डिमांड, यानी इनके डिमांड में भारत की आज़ादी नहीं थी। यानी जब भारत स्थापित हुआ था तो इनका सामान्य सा मांग था, जैसे भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं, जो सिविल परीक्षा लंदन में कराई जा रही है वो भारत में कराया जाए, और जो विधायी परिषद है यानी काउंसिल है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है दोस्तों, भारतीयों के साथ जो टैक्स है उसको कम किया जाए। तो इसी तरह बहुत तरह के इनके डिमांड थे, लेकिन भारतीयों उस समय जो शुरुआती दौर में इसमें क्या है, आज़ादी की बात इसमें शामिल नहीं थी, बस इन्होंने बहुत सारे मांग किए थे। आज़ादी की बात काफ़ी बाद में इसमें शामिल की गई थी। तो ये भी हमारा करेक्ट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। तो ये भी करेक्ट है, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। ड्रेन थ्योरी क्या था दोस्तों? जिसमें भारत के जो धन है अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने देश काफ़ी तेजी से भेज रहे थे, इसको ड्रेन थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने इसमें जमकर इसका क्या किया है, विरोध किया है। दिनसा वाचा कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे, तो उग्रवादी नेता नहीं थे। दिनसा वाचा एज मिलिटेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ये उग्रवादी नहीं थे बल्कि ये उदारवादी थे। जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं यानी ये सामान्य लीडर थे दोस्तों, तो ये उग्रवादी नहीं थे बल्कि उदारवादी यानी मॉडरेट लीडर थे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए दोस्तों हम। सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया। जो भारत में वन अधिनियम सबसे पहले लागू किया गया वो 1865 में लागू किया गया। द फॉरेस्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1865। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले 1865 में ही वन अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय वन सेवा की स्थापना ब्रांडिक्स के द्वारा किया गया था। ये भी हमारा सही है दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बैंडिक्स। ठीक है, बैंडिक्स जो अंग्रेज अधिकारी था इसने इसकी स्थापना की थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में किया गया था। सारे अलग अलग प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न है, ये भी हमारा प्रश्न है, ये भी हमारा प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4, इसको आप एक बल्कि नहीं, इसको 4 प्रश्न ही समझ के पढ़िएगा। इसमें से कोई भी प्रश्न, जैसे सीधे से प्रश्न आ सकता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में किया गया था। तो ठीक है, इसका यहाँ पे वर्ष पूछ सकता है, इसका इसमें से प्लेस पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 इन देहरादून। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इस इंस्टीट्यूट में, यानी जो इंस्टीट्यूट है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो यानी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी शिक्षा की जो पद्धति थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो
ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पे लोगों को, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते थे। द मेथड ऑफ एजुकेशनल फॉलोड इन द इंस्टीट्यूट वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता था। तो यहाँ पर सारे ही विकल्प हमारे क्या हैं, सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। ठीक है, जो जेम्स मिल था उसने भारत पर क्या किया, एक हिस्ट्री लिखा था। इसका पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किसने की, तो जेम्स मिल ने की। कब किया, 1817 में किया। कितने भागों में इसको प्रकाशित किया गया था, इसको 3 भागों में। यहाँ पे ये देखिए आप 3-4 प्रश्न इसी में है दोस्तों, तो कोई किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इन्होंने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक भाग में बांटा है, यानी ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। या फिर इन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के काल में बांटा है। ही हैज़ डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो यहाँ पर जेम्स मिल ने ये जो राइट किया है दोस्तों, और इन्होंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक में इतिहास को नहीं बांटा है, बल्कि इसने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 है यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 1 एंड 3 हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, इसमें 1 एंड 3 केवल 1 और 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसके द्वारा की गई है, तो द बुक स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाई पंडिता रमाबाई, वी रेशलिंगम पुंतुलू, और है क्या, ताराबाई शिंदे और ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी जो थे ये समाज सुधारक थे दोस्तों, ये आपके साउथ के रहने वाले थे। यहाँ पर हम बात करें तो इस स्त्री पुरुष तुलना की जो रचना की थी वो ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया है। तो हमारा 3rd नंबर यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ताराबाई शिंदे ने ही स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है दोस्तों, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में किया गया था। ठीक है, यानी जो वेद समाज की स्थापना है वो कब किया गया था, 1864 में किया गया था और मद्रास में किया गया था। द वेद समाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ऐसा इसमें कहीं प्रावधान नहीं मिलता है कि जो वेद समाज था वो आर्य समाज से प्रेरित था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा केवल 1 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल 1 उत्तर हमारा केवल 1 हो जाएगा कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी रखी गई थी, यानी द चाइल्ड मैरिज Restraint Act was passed in the 1929. According to this act, what was the respective minimum age approved by the marriage for man and women? यानी 20 साल और 18 साल। ठीक है, 18 और 16 साल, 2 ईयर, 2 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 21 रहना चाहिए। 21 साल और 18 साल, 17 वर्ष और 15 वर्ष। तो इसमें जो 1929 में जो अधिनियम पारित किया गया था बाल विवाह से, इसमें लड़कों का जो उम्र है वो 18 साल और जो लड़कियों का उम्र है वो 16 साल, यानी कि 18 ईयर्स एंड 16 ईयर्स उसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर 1928 में जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान था, यानी कि HSRA से इसे भी कहते हैं, यानी HSRA की जो स्थापना है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव यानी और भी इनके जो साथी थे, इन सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। 1928 में पंजाब, यहाँ यही है हमारा, 1928 में पंजाब के अमृतसर में नहीं बल्कि इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। HSR के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियों से जो प्रहार करवाया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो HSR की स्थापना के बाद इन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये 3rd नंबर करेक्ट नहीं है जो हमें बताना था। इसकी स्थापना बल्कि फिरोज शाह कोटला में और दिल्ली में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर हमको चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प हमको यहाँ ढूंढना है। गांधी जी के द्वारा 1918 में सूती कपड़ा मजदूरों का नेतृत्व बम्बई में किया गया था। तो जो इन्होंने सूती कपड़ा मजदूरों का नेतृत्व किया था, बम्बई में नहीं बल्कि दोस्तों अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था, अहमदाबाद में किया था। गांधी जी
गांधी जी। लेट द कॉटन टेक्सटाइल्स वर्कर इन बॉम्बे 1988, तो बॉम्बे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अहमदाबाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प हमको गलत विकल्प ढूंढना था, गलत विकल्प हमारा आपको तो पहले मिल गया। आगे भी प्रश्न को देख लेते हैं, ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों। रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान था। यानी जो रोलेट एक्ट था, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे इनको अधिकार मिल गया था कि ये बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को 2 वर्ष का कारावास, यानी बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक उसको सजा दे सकते हैं, कारावास में बंद कर सकते हैं। अंडर द रोलेट एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो बताना था ऑप्शन हमारा आंसर मिल चुका है, लेकिन ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी हम देख लेंगे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक है, यानी जब वहाँ पे एक जुलूस निकला था तो उसमें 10 अप्रैल का समय था जिसमें पुलिस ने लोगों पर गोलियां चला दी थी। ऑन अप्रैल 10 पुलिस ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई आप जानते होंगे, इसको पढ़ा भी होगा। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो पहला जो हमको गलत ढूंढना था तो ये हमको मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बंबई में किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न देखिए दोस्तों कैसे बन सकता है। जो खिलाफत समिति है सबसे पहले इसका गठन कब किया गया, तो मार्च 1919 में किया गया। किस प्लेस पर किया गया ये भी हमको देखना है, तो बंबई में किया गया, जैसे कलकत्ता, मद्रास, इस तरह से भी ऑप्शन में आ सकते हैं। द खिलाफत कमेटी वॉज फाउंड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर सहमति बनी। यानी कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात किया तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया था। तो सितंबर 1920, ठीक है दोस्तों, द कलकत्ता सेशन ऑफ सितंबर 1920 एग्रीड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पर सहमति बनी थी। सितंबर 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन पर लेकर, यानी जो कांग्रेस के और भी नेता थे, इन पर क्या होता, एक बैठक हुई जिसमें सहमति बनाई गई। ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न आता है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गांधी जी के साथ शौकत अली ने आंदोलन के समर्थन जुटाने के लिए देश का भ्रमण किया। यानी जो इसके बाद जो आंदोलन होने वाला था, तो गांधी जी की जगह जो शौकत अली थे, यानी पूरे देश में इन्होंने घूमकर एक तरह से प्रचार प्रसार किया और लोगों को आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। यानी शौकत अली टूर्ड द कंट्री विद गांधी जी टू गार्नर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दिसंबर 1920 के बंबई अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा मुहर लगा दिया गया। तो हमको बताना था, निम्न हमको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। तो ये हमारा नहीं कथन पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो दिसंबर 1920 में बंबई अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर कांग्रेस के द्वारा मुहर लगा दिया गया था, मतलब फाइनल इसको एग्री कर लिया गया था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस इन बॉम्बे सेशन इन दिसंबर 1920। तो ये 19 दिसंबर 1920 में इसको अप्रूव किया गया था कांग्रेस सेशन के द्वारा। लेकिन ये बॉम्बे में नहीं दोस्तों, ये बम्बई में नहीं बल्कि नागपुर में ये जो अधिवेशन हुआ था, ये नागपुर अधिवेशन में इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि इस पर मुहर लगा दिया गया था। तो हमारा 1 2 3 क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो जो स्वीकृति मिली थी वो बॉम्बे अधिवेशन में नहीं बल्कि नागपुर अधिवेशन में मिला था। तो आंसर 1 2 3 एंड करेक्ट है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो 1 2 एंड 3 भी इसमें कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो 1 2 3 क्या है यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन को चूज करना है। कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो फैसला है 1922 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय जो 4 फरवरी चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी के बाद इन्होंने 12 फरवरी 1922 को, यानी कि उसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, ये करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज दल का गठन किया। यानी मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास फॉर्म द स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन करने वाले मोतीलाल और सी आर दास ने कब किया था, 1923 में किया था, जब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया। इससे बहुत सारे नेता क्या हो गए, नाराज हो गए, जिसके विरोध में एक तरह से विरोध स्वरूप मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने क्या किया, स्वराज दल का गठन कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। द मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928।
तो ये दोस्तों हमारा गलत जो ढूंढना था, तो यही आपका क्या है, यही आपका गलत है। यानी इसमें सारे पार्टी ने भाग लिया था, साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। दिसंबर 1929 यानी दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी जो पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था वो दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ था। ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज को पारित कर दिया गया और उसी दिन डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और मनाया गया था जो रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था वहाँ पे। तो दिसंबर 1929 इन लाहौर सेशन कांग्रेस फॉर्मली एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। हमें ढूंढना था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थर्ड हमारा करेक्ट नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सही ढूंढना है हमको। नियंडर घाटी जर्मनी में स्थित है। जो नियंडर घाटी है दोस्तों ये हमारा जर्मनी में स्थित है, ये हमारा करेक्ट है। तो नियंडर घाटी कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है। प्राइमेट प्राणियों, ठीक है, नियंडर वैली इज लोकेटेड इन जर्मनी। प्राइमेट प्राणियों का उद्भव एशिया तथा अफ्रीका में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड इन एशिया एंड अफ्रीका, तो ये भी हमारा करेक्ट है। होमिनिड के ये प्राइमेट की बात करें एशिया एंड अफ्रीका में, लेकिन जो होमिनिड का उद्भव ये अफ्रीका से मिलता है। इनके जो एविडेंस हैं, एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ होमिनिड इज फाउंड इन अफ्रीका। यानी जो होमिनिड है इनका साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, तो अफ्रीका से मिलता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। प्राचीन होमिनिड जीवाश्म का संबंध, यानी जो प्राचीन होमिनिड हमको जीवाश्म मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश से हैं। यानी जो होमिनिड का हमको जीवाश्म मिला है वो किस वंश से रिलेट करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश से रिलेट करते हैं। और इनका जो जीवाश्म है वो पूर्वी अफ्रीका से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एंशिएंट होमिनिड फॉसिल बिलोंगिंग टू द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये हमारे चारों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो हमारे 4 प्रश्न इस तरह से इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। अब हम निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जो अवधि है, यहाँ पर हमको हड़प्पा शब्द हम पढ़ेंगे तो किसी में 2700 से लेकर 1700 ऐसे बहुत सारे हमको समय मिलने हैं। लेकिन जो हम एनसीईआरटी के हम इसमें ये प्रश्न जो हमारा एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी में जो बात की गई है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय निर्धारित किया गया है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन dated to approximately between 2600 and 1900 BCE। तो एनसीईआरटी हमारा यही कहता है। ठीक है दोस्तों, बाजरे के दाने का साक्ष्य गुजरात से मिले हैं। ठीक है, जो बाजरे का दाना है हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला है। इनके भोजन में मछली शामिल नहीं होती थी। नहीं दोस्तों, इनके भोजन में मछली शामिल होती थी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा सही यहाँ तक कि बाजरे के दाने का जो साक्ष्य गुजरात से मिले हैं, लेकिन इनके भोजन में मछली शामिल होती थी। तो एविडेंस ऑफ मिलेट ग्रेन्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम गुजरात। जो मिलेट है दोस्तों इनका एविडेंस कहाँ से मिला है, वो गुजरात से मिला है। फिश वॉज नॉट इंक्लूडेड इन देयर डाइट। तो नहीं, यहाँ पे फिश जो है इनके डाइट में इंक्लूड होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, यानी क्ले प्लाऊ हैव बीन फाउंड फ्रॉम बनावली। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बनावली आपका हरियाणा में है, तो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है बनावली जो है वो हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। तो एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। तो कालीबंगा से मिला है जो हमारा राजस्थान में है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन कौन करेक्ट है दोस्तों, हमारा 1, 3 और 4 हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेंगे 1, 3, 4 करेक्ट मिल रहा है दोस्तों। ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे 1, 3 एंड 4, 1, 3 और यहाँ पे एक हम कर लेते हैं 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, इसमें से हमको गलत कथन, सबसे पहले तो प्रश्न को हमको समझना जरूरी है कि हमको सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमको ये देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट रहना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्थ। पृथ्वी का अक्ष यानी पृथ्वी का जो एक्सिस है कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री यानी 16.5 डिग्री कोण बनाती है। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है इसके क्या है, इसके कक्षीय सतह से दोस्तों 66.5 डिग्री का अंश बनाती है। सही है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम बस प्रैक्टिस ही करेंगे इसमें।
ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने के चक्कर में नहीं आएंगे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। यानी द सर्कल ऑफ द ग्लोब डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, तो ये भी हमारा विकल्प सही है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है घूर्णन के कारण होता है, तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। द चेंजेस इन सीजन्स अकर्स ड्यू टू रोटेशन, तो इसमें दो है, एक तो रोटेशन होता है और जो ये 22.5 कितने, हाँ 22.5 डिग्री पे जो दोस्तों ये झुका हुआ एक्सिस, इसके वजह से भी ऋतु में परिवर्तन होता है। तो दोनों ही इसके जो फैक्टर हैं सही है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो ये भी आर्यभट्ट ने सही कहा था। आर्यभट्ट टोल्ड दैट द अर्थ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आगे जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न में हमने 3 3 4 4 प्रश्नों को शामिल किया है और इससे हमारा एक ही प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे प्रश्न प्रिपेयर हो जाएंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। जो 21 जून यानी नॉर्थ है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उन्हें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ऑन जुलाई 21 द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए 21 जून को जो हमारे यहाँ दिन सबसे, हमारे यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। 22 दिसंबर को इसका जस्ट अपोजिट है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये भी सही है। इसलिए 22 दिसंबर को वहाँ पर दिन सबसे बड़ा और 21 जून को वहाँ पर दिन सबसे छोटा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑन दिसंबर 22 एंड द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी हमारा 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 22 सितंबर द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, और यहाँ पे दोनों डिवाइड होते हो तो डे और नाइट क्या है, एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध जो हमारा 21 मार्च आएगा, इसमें हम स्प्रिंग सीजन हमारे यहाँ होता है, तो ये भी हमारा क्या सही है। तो स्प्रिंग सीजन अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन 21 मार्च, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही हमारे क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सारे ऑप्शन, ऑल ऑफ द वक्त। यहाँ पे फिर इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, हमको ऑप्शंस नहीं मतलब है, तो सभी यानी जो सभी विकल्प है हमारे करेक्ट हैं। पर्यावरण से संबंधित कथनों पर पहचान कीजिए। पर्यावरण की बात कर रहे हैं दोस्तों, कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण में केवल जीवी घटकों को सम्मिलित किया जाता है, जीवी मतलब लिविंग यानी जो जीवित घटक है। ओनली बायोटिक कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में केवल जीवी घटक होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत है। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग यानी जैविक और अजैविक, बायोटिक या फिर अबायोटिक दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। द वर्ड इन्वायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन, क्या है, इन्वायरोनर दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रारंभिक मानव ने प्रकृति को स्वयं के अनुरूप बना लिया था। जो प्राकृतिक मानव ने प्रकृति को स्वयं के अनुरूप बना लिया था, ठीक है दोस्तों। जो अभी हम लोग क्या है, हम लोग प्रकृति को अपने अनुरूप बना रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक मानव थे वो प्रकृति जैसे कहती थी, मतलब प्रकृति के अनुकूल वो रहते थे, यानी उन्होंने प्रकृति में ज़्यादा डिस्ट्रॉय यानी नुकसान नहीं किया। तो प्रारंभिक मानव प्रकृति को अच्छा यहाँ पे उल्टा है, प्रारंभिक मानव ने प्रकृति को स्वयं के अनुरूप बना लिया था, नहीं दोस्तों ये उल्टा हो गया यहाँ पे, यानी ने स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लिया था, ये सही होगा। लेकिन प्रकृति को स्वयं के अनुरूप बना लिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्ली ह्यूमन एडाप्टेड नेचर टू सूट देमसेल्फ। प्रत्येक जो हमारा क्या है, ये है दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा सही है, तो ये सही है। तो कौन कौन सा हमारा 1 एंड 4 करेक्ट है, तो 1 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन हमको नहीं है, तो 1 एंड 4 कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 1 और 4 हमारा ऑप्शन क्या है, सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जिसको हम क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम परपटी यानी क्रस्ट भू परपटी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, सबसे पतली परत है। यानी जो 3 परतें हैं पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, तो जो सबसे पहली परत है वो हमारा परपटी यानी क्रस्ट है और सबसे पतला होता है। द अर्थ अपर मोस्ट लेयर, द क्रस्ट इज थिनर लेयर, ये सबसे पतला परत है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है।
महाद्वीपीय संहति का निर्माण सिलिका व एल्यूमिना जैसे खनिजों से हुआ है। यानी क्या है दोस्तों, कॉन्टिनेंट मास इज मेड ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है दोस्तों, जिसको हम एक तरह से मेंटल कहते हैं। जो मेंटल की बात करें, नहीं दोस्तों ठीक है, इसी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी जो है आप पढ़ेंगे सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिना से हुआ है। तो महाद्वीपीय संहति यानी जो कॉन्टिनेंट मास है इसका जो निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिना से हुआ है, जिसको हम शॉर्टकट में सियाल भी कहते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। महासागर की प्रॉपर्टी का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक है दोस्तों, द ओशन क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा कहते हैं, सीमा। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। जो महासागर की प्रॉपर्टी है यानी ओशन क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। सबसे आंतरिक परत, ठीक है दोस्तों, जो सबसे नीचे परत है उसे हम क्रोड कहते हैं। द इनर मोस्ट लेयर, द क्रोड, कोर है इसको क्रोड या फिर कोर कहते हैं। मेड अप ऑफ निकिल एंड फेरस, जिसको हम नीफे यानी इसको निकिल और फेरस से बना हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, संसाधन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो संसाधन का जो डिवीजन होता है डिफरेंट बेस पे किया जाता है। कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड द रिसोर्सेस। एक वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मेक्स इट एज रिसोर्सेस, यानी उसकी उपयोगिता, यानी कोई भी वस्तु है जितना उसका उपयोग होगा वो हमारे अच्छी संसाधन मानी जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो ये भी सही है। ऑल रिसोर्सेस आर वैल्यूएबल, यहाँ पर वैल्यूएबल होगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सभी संसाधनों के आर्थिक मूल्य होते हैं, तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट नहीं है। कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य होते हैं और कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य नहीं भी होते हैं, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। जैसे समय, यानी अभी कोई जो कोई हमको मटेरियल मिला उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो समय के साथ हम कर सकते हैं। और आगे कुछ कुछ ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज करने का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होता, तो बाद में अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया तो हम उसको रिसोर्स एज ए यूज कर सकते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन कन्वर्ट मटेरियल्स इनटू रिसोर्सेज, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो 1 2 3 करेक्ट, 1 2 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो 1 2 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये दोस्तों हमारा करेक्ट है। आगे क्या है, भूमि से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंड। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। ठीक है, जो भूमि का उपयोग है यानी जो भूमि का उपयोग करते हैं वहाँ के जो भौतिक कारक हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भूमि उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है दोस्तों, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज, यानी जो हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं इसमें जो जनसंख्या है और प्रौद्योगिकी है ये दोनों भूमि उपयोग के भी महत्वपूर्ण निर्धारक है। एक तो भौतिक कारक है भूमि उपयोग का निर्धारक है, और इसके हम जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी क्या है, भूमि उपयोग का निर्धारक है, फैक्टर है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी वहाँ का स्थल कैसा है दोस्तों, उसी स्थल के अनुसार ही वहाँ का मृदा भी क्या होगा, उसी जैसे हम लोग काली मृदा, लाल, पीला, लेटराइट सब पढ़ते हैं, तो वहाँ के स्थल रूप डिपेंड करता है कि वहाँ का मृदा कैसा होगा। यानी लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल, तो ये भी हमारा करेक्ट है। भूस्खलन को रोकने में वनस्पति आवरण के वृद्धि सहायक नहीं है, यानी भूस्खलन जब होता है तो इसमें वनस्पति यानी प्लांटेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके हम वनस्पति को भूस्खलन को यानी लैंडस्लाइड को नहीं रोक सकते हैं। इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर इज नॉट हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। यानी कि वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों को बढ़ाकर, पेड़ पौधों को लगाकर हम भूस्खलन को कंट्रोल कर सकते हैं, और भूस्खलन कंट्रोल करने का सबसे बेहतर उपाय है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर 1 2 3 क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 कौन सा है, तो फर्स्ट हमारा वहाँ पर 1 2 3 करेक्ट है। भारत से संबंधित यानी भारतीय जो हमारा भारत देश है इससे संबंधित कुछ बातें की गई हैं, इस पर हमको विचार करना है। इसका मुख्य भाग यानी भारत का जो मुख्य भाग यानी मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें नीचे जो 8 डिग्री है, ऊपर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। क्यों इसके मुख्य भाग की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम और प्रश्न में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इट्स मेन पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम
8 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, थी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मकर रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा दो, नहीं 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 गलत है, कर्क रेखा, ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा इसे दो भागों में बांटती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसके दक्षिण का भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाएगा। ऊपर आप देखेंगे जो हमारा इंडियन मैप है वो ऊपर क्या होता है, ऊपर ऐसे चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ से फिर धीरे धीरे नीचे जो पेनिनसुला स्टार्ट होता है वहाँ पर सकरा हो जाता है, प्रायद्वीपीय भारत सक्रिय हो जाती है। तो कहाँ से सकरा होना स्टार्ट होता है, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर ये सकरा होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स साउदर्न पार्ट्स बिकम नैरोवर फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी जो अक्षांश लैटिट्यूड है इसका प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लैटिट्यूड अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ दे सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण से उत्तर की ओर है इसको प्रभावित करता है। तो हमारा 1, 3 और 4 करेक्ट है, तो 1, 3, 4 हमारा करेक्ट है दोस्तों, इसमें है ऑप्शन, हाँ 1, 3, 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट है, तो ये हम उस पर करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है हिमालय से संबंधित है, हिमालय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हिमालय। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला, यानी सिंधु, सिंधु यानी पश्चिम, ये पश्चिम में हमारा सिंधु नदी है और पूर्व में जो हमारा ब्रह्मपुत्र है, यानी पश्चिम से पूर्व, यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हिमालय का विस्तार है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं दोस्तों, पर पूर्वी भाग में नहीं बल्कि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में विविधता नहीं, पश्चिमी भाग में हमको समानता दिखती है, पूर्वी भाग में ज़्यादा विविधता यानी उबड़ खाबड़ है, यानी ऊंचाई कम ज़्यादा है। देयर इज अ मोर वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट देन द ईस्टर्न पार्ट, तो ये हमारा क्या ऑप्शन गलत है। तो पश्चिमी भाग हमारा समानता मिलती है, पूर्वी भाग में हमको ज़्यादा विविधता वेरिएशन देखने को मिलता है। महान हिमालय के क्रोड का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है, जो महान हिमालय है यानी हिमाद्री जिसको हम कहते हैं, इसका जो केंद्र है यानी क्रोड से बना हुआ है। द कोर ऑफ द, ठीक है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गुरुला मंदाता पर्वत शिखर भारत में स्थित है, नहीं दोस्तों, जो गुरुला मंदाता पर्वत है, ठीक है, भारत में जो नंदा देवी है और नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जैसे एवरेस्ट कहाँ है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, ठीक है, और एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, ये आपके सारे क्या है, नेपाल में स्थित है, भारत में ये स्थित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट कौन है, 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही है। तो उत्तर हम देखेंगे 1 और 3, हमारा जो पहला विकल्प है ये सही है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, क्या है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जो पहला सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो जून 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, सही है। जो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो जो समिट हुआ था वो जून 1992 में हुआ था दोस्तों, वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील इन जून 1992। तो कभी कभी जून के प्लेस में यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे भी दे सकता है, केवल आप 1992 ही याद नहीं रखिएगा बल्कि इसका जो मंथ है, महीने का नाम भी याद रखिएगा। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय सिद्धांत पर सहमति जताई गई, जिसे एजेंडा 21 पर स्वीकृति प्रदान किया गया, ठीक है। इसी पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। द रियो कॉन्फ्रेंस एग्रीड ऑन द ग्लोबल प्रिंसिपल एंड अप्रूव्ड एजेंडा 21, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है, तो जो सतत पोषणी है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एजेंडा 21 एम्स टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। जो एजेंडा 21 है वो सतत पोषणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको अचीव करने के लिए बनाया गया है। एजेंडा 21 में एक और प्रावधान किया गया है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा स्वयं तैयार करेगी, खुद तैयार करेगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, ईच लोकल बॉडी शुड प्रिपेयर इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संसाधन का विभाजन दिया गया दोस्तों। संसाधन का विभाजन निम्न आधार पर किया जा सकता है,
ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम बांट सकते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर हम जैव और अजैव में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक होता है जो संसाधन होता है, रिसोर्सेज होते हैं। समाप्यता के आधार पर हम अगर बात करें तो इसे हम दो प्रकार से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, तो ये दूसरा भी हमारा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको हम किस में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यह है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष में, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इसको हम पोटेंशियल डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट रिजर्व और एक्यूमुलेटेड रिजर्व में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार से संसाधनों का विभाजन किया जाता है और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो किसके आधार पर कौन सा टाइप होगा ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे सारे ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं, तो उत्तर हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम इसका टेलीग्राम चैनल हमारा जो फास्ट लर्न बाय विकास है इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से 12 समुद्री मील, जिसे हम 21 पॉइंट यानी 21.9 किलोमीटर है, यानी भारत का जो जल प्रदेश है दोस्तों उपयुक्त आधार रेखा, नहीं जो आधार रेखा है, आधार रेखा मतलब जो तट पर यानी कोस्ट पर एक आधार रेखा होती है, वहाँ से 12 समुद्री मील यानी इसकी दूरी है जहाँ पर भारत का जल प्रदेश है। यहाँ पर भारत यानी अपने काम को कर सकता है, यानी कि द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वर 12 नॉटिकल माइल्स यानी 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द एबव मेंशन्ड बेस लाइन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि भारत का जो जल प्रदेश है वो 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर दूर पर स्थित वहाँ से है हमारे बेस लाइन से। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी भारत का जो अक्षांश और देशांतर का जो बीच का गैप है यानी जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 30 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, आप माइनस करेंगे तो उसमें 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस देखने को मिलता है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, तो ये करेक्ट है हमारा। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं जो 8 डिग्री था दोस्तों, ऊपर जो था वो 8 डिग्री क्या था, 8 डिग्री ऐसे कुछ मिनट था, ध्यान नहीं आ रहा हमें, तो ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहा था, वो मुख्य भूमि की बात की गई थी, लेकिन जो हमारा सबसे दक्षिणतम यानी कि साउदर्न जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ से, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के जो दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, यहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट है जो सबसे हमारा दक्षिणी बिंदु है भारत का। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो जो 8 डिग्री 7 मिनट ऐसे कुछ था। द साउदर्न, इसको हम ऊपर पढ़ें दोस्तों, ऊपर हमारे प्रश्न में इसको शामिल है। द साउदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग 6 डिग्री 45 मिनट, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। स्कूल भुवन पोर्टल, ठीक है, एनसीईआरटी और इसरो, एनसीईआरटी इसरो मतलब इसके ऑर्गेनाइज करते हैं, तो स्कूल भुवन पोर्टल मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारा 1 2 3 4 ऑल ऑफ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो चट्टानें अगर टूट जाएं तो वो क्या है, मिट्टी बन जाते हैं। वही जो हमारा मिट्टी बना हुआ है वो चट्टान के टूटने से ही बना है। तो असंगठित जो अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक्स एक्चुअली क्या है, सॉइल है, तो ये हमारा करेक्ट है। कार्बी एंगलोंग मेघालय, कार्बी एंगलोंग का जो पठार है दोस्तों, मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है, सही बात है। कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, तो जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसी का भाग हमारा क्या है, कार्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार है, तो ये भी करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः ग्रेनाइट व नीस से बना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। द पेनिनसुलर पार्ट इज मेनली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, तो ये भी करेक्ट है। मालदा भ्रंश की बात करें, जो मालदा गैप है, मालदा फॉल्ट है, मालदा भ्रंश मेघालय
वह कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। यानी जो कार्बी एंगलांग पठार और मेघालय का पठार है उसको छोटा नागपुर के पठार से अलग कौन करता है, तो वो करता है मालदा भ्रंश, यानी मालदा फॉल्ट सेपरेट्स द मेघालय एंड कार्बी एंगलांग प्लेट्यू फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ही हमारे क्या है, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी एक तरह से हमारे वहाँ पे 4 प्रश्न है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये है, क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था सबसे पहले, यानी द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज यूज्ड बाय इरेटोस्थनीज। तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, तो ये हमारा सही है। भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में किया जाता है, यानी कुछ विद्वान क्या कहते हैं, भूगोल को किस रूप में वर्णित करते हैं, यानी भूगोल को किस तरह से मानते हैं, तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, इसको भूगोल शब्द का एक तरह से परिभाषा है, कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं। जियोग्राफी इज डिफाइंड एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये भी भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण, जबकि इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय संश्लेषण यानी कि सिंथेसाइज, पहले भूगोल क्या है, एक सिंथेसाइज सब्जेक्ट है, यानी संश्लेषण करने वाला सब्जेक्ट है, और ये क्षेत्र से संबंधित काम करता है। और जो इतिहास है दोस्तों वो काल यानी समय पर सिंथेसाइज करता है, समय का संश्लेषण करता है। तो भूगोल क्षेत्र का संश्लेषण करता है, जबकि जो इतिहास है वो काल का संश्लेषण करता है। ये भी हमारा सही है। जियोग्राफी अटेम्प्ट्स रीजनल सिंथेसाइज वाइल हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसाइज। तो ये हमारे ऑप्शन करेक्ट है। समय भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है, यानी कि इसके 3 डायमेंशन और हैं। तो जो 4th डायमेंशन है भौगोलिक अध्ययन का, टाइम इज 4th डायमेंशन ऑफ जियोग्राफिकल स्टडी। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे सारे ही करेक्ट ऑप्शन है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। तो ये हमारा गलत है दोस्तों। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर अधिक होता है, पोल्स पर अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यानी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस एट द पोल्स, ये गलत है, लेस नहीं, यहाँ पर मोर रहता है टू, एंड मोर एट द इक्वेटर, यहाँ पर लेस रहना चाहिए, लेस एट द इक्वेटर, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण के मान में भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इसको हम गुरुत्व विसंगति कहते हैं। यानी द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा सही है। जिस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि जगह जगह पर गुरुत्वाकर्षण के मान में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम गुरुत्व विसंगति, और इंग्लिश में उसको हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। कोला क्षेत्र आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जो कोला क्षेत्र है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों लगभग जो अभी तक पृथ्वी में सबसे गहरा जो ड्रिल किया गया है लगभग 12 किलोमीटर का, तो वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में ही किया गया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है दोस्तों। जैसे पृथ्वी के केंद्र के पास जो इक्वेटर है वो पास में है, इसलिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होता है, और जो इसका पोल है यानी कि ध्रुव है वो दूर है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 यहाँ गलत है हमारा, यहाँ पर 2 3 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 3 4 यहाँ पर लगता नहीं है, तो इसको हम बना लेंगे 2 3 4। तो ये 3rd हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों भूकंप में क्या क्या होता है, यानी कि हमको बात करना है अर्थक्वेक पर, यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र यानी जो फोकस होता है, केंद्र अवकेंद्र कहलाता है, यानी भूकंप जहां से स्टार्ट होता है इसको हम फोकस या फिर अवकेंद्र कहते हैं। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड हाइपोसेंटर कहते हैं, या फिर इसे हम फोकस भी कहते हैं, इसे हम फोकस भी कहते हैं। उद्गम केंद्र के समीप बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी उद्गम केंद्र जहां से स्टार्ट होता है सबसे पहले जिस स्थान पे ऊपर आता है वो क्या होता है, उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट नियर द ओरिजिन इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो ये भी हमारा करेक्ट है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, द नेचुरल अर्थक्वेक अकर्स इन द लेथोस्फेयर, जो लेथोस्फेयर है स्थल मंडल है, सारे प्राकृतिक भूकंप जो है वो स्थल मंडल में ही आते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है।
धरातल पर सबसे पहले एस तरंगे पहुंचती हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। धरातल पर सबसे पहले कौन आता है, तो धरातल पर सबसे पहले प्राइमरी यानी पी तरंगे आती हैं, पी वेव्स आती हैं। एस वेव्स रीच द फर्स्ट, नहीं दोस्तों यहाँ पर पी वेव होना चाहिए, पी वेव सबसे पहले आता है। एस तरंगों का संचरण केवल ठोस में होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। एस वेव्स आर ट्रांसमिटेड ओनली इन सॉलिड, लेकिन जो प्राइमरी है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रांसमिट होता है, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में चलते हैं, और प्राइमरी तरंगे में द्रव ठोस गैस तीनों में ही चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट कौन है, 1 2 3 और 5, 1 2 3 5 हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड नंबर सही है, 1 2 3 5 इज करेक्ट है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, यानी चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है दोस्तों वहाँ पर शंकुधारी वन नहीं, जो शंकुधारी वन होते हैं वो तो माउंटेनियस रीजन, माउंटेन वाले एरिया में होता है। यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये जैसे जो हमारा वो सुंदरबन है, सुंदरी, ये सब पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये दोस्तों सही है, उपोष्ण। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारा करेक्ट है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। द एरिया ऑफ डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट, ये भी हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी अलग अलग स्थलाकृति पाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द बेसिन एरिया हैज़ विविड टोपोग्राफी, तो हमारा 2 3 4 यहाँ पर करेक्ट है, और एक ऑप्शन हमारा सही नहीं है, शंकुधारी वन जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा था दोस्तों, यहाँ पर 2 3 और 4 हमारा करेक्ट है। तो 2 3 4 आप देखेंगे, आंसर नंबर थर्ड करेक्ट है। पटसन, पटसन क्या है दोस्तों, पटसन के वृद्धि के लिए सही कथन का चयन करिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ ऑफ, जूट की बात कर रहे हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये करेक्ट है दोस्तों, यानी जो पटसन की वृद्धि होती है जलोढ़ मृदा में अच्छे से होती है। इट ग्रोज वेल इन एलुअल सॉइल, तो ये हमारा करेक्ट है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं दोस्तों, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती, इसे मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 1 3 4 क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 3 4 कौन है, तो 1 3 4 ही नहीं मिला, तो इसको 1 3 4 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधी, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधी क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी जो हमारा टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन है ऑन द अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। ऐसा क्यों है, इसका रीजन बताना है हमको। यह स्थल रुद्ध है, इट इज लैंड लॉक्ड। यह महासागरों से घिरी है, इट इज बाउंडेड बाय ओशन। दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर, सूर्य के ऊपर नहीं दोस्तों, सर के ऊपर होता है। फिर क्या है, इसका मतलब द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं बल्कि ठंडी होती है। रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग हेयर, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी दोपहर का जो सन है वो सर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर जो हीट होता है हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है, यानी जो संसाधन है, यानी जो अभी हम संसाधन का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में सतत पोषणी विकास में कौन मदद करेगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कौन सा इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या, संसाधनों की खपत को घटाना, सही है दोस्तों। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, तब यहाँ कहाँ से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसको अचीव कर पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण, ये सही है, संसाधनों का हमको पुनः चक्रण करना चाहिए, ये भी सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए, संसाधन की खपत को घटाना चाहिए, जिससे हम सस्टेनेबल गोल यानी कि हम इसको सतत पोषणी विकास कर सकते हैं। सतत पोषणी जो विकास होता है यानी कि अभी वर्तमान समय में और जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उन सभी इसका उपयोग कर सके, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, 3 है, 4 है, तो 1 3 4 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो 1 3 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, जनजाति से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइब्स। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, यानी जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनमें उनकी भाषा है, संगीत है, सब शामिल हैं, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जनजातियों की जो कल्चर है इनको क्या है अभी भी सजो के रखा जाता है। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर,
ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड म्यूजिक एट्सेट्रा। तो ये हमारा सही है। जमीन, यहाँ पर जमीन होना चाहिए। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, यानी कि वो एक तरह से साझा संपत्ति होती है, उसका यूज सभी लोग करते हैं, वहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग होते हैं, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। यानी लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर रिगार्डेड एज अ वेल्थ ऑफ द इंटायर ट्राइब, एवरी बडी शेयर द यूजेस दिस टुगेदर, यानी सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके यूज करते हैं। तो दोनों ही हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना किस प्रकार सीखते हैं? जो बच्चा है वो पारिवारिक जीवन में भागीदारी किस प्रकार करेगा? हाउ चिल्ड्रेन लर्न टू पार्टिसिपेट इन फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ में कैसे करेगा? खेल से, फ्रॉम द गेम, दैनिक अभ्यास से, बाय डेली प्रैक्टिस, फ्रॉम मदर, फ्रॉम स्कूल। तो जो बच्चा है वो दैनिक भागीदारी यानी जीवन में भागीदारी जो करने का सीखेगा परिवार में, वो सीखेगा दैनिक अभ्यास से, बाय डेली प्रैक्टिस। तो आंसर हमारा हो जाएगा बाय डेली प्रैक्टिस। डैश प्रथा का पालन करते हुए भील समुदाय के लोगों ने हजारों पेड़ों को लगाने का निर्णय लिया था। यानी कौन सा ऐसा प्रथा है जिसमें भील समुदाय द्वारा बहुत सारे पेड़ों को लगाया गया था? ट्रेडिशन, द पीपल ऑफ भील कम्युनिटी हैड डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ट्री। तो ये रुकबा, हलमा, चितेरा और वाकुल, तो इन्होंने जिस मूवमेंट के जरिए यानी पेड़ों को लगाया था उसका नाम है दोस्तों हलमा। एक तरह से आ सकता है कि हलमा संप्रदाय का संबंध किससे है? तो हलमा का जो संबंध है वो भील समुदाय से। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है वहां पर। महेश शर्मा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? महेश शर्माज नेम इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो इनका जो नाम है वो जुड़ा है दोस्तों शिव गंगा आंदोलन से। तो ये शिव गंगा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट यानी नेचर से रिलेटेड ये आंदोलन था। और ये हुआ था 2019 में, यानी 2019 में हुआ था। और शिव गंगा आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं कौन? महेश शर्मा। भारत में सत्ता का स्रोत किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द सोर्स पावर ऑफ इंडिया? देश की जनता, संसद, संविधान और राष्ट्रपति। द पीपल ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट। तो सत्ता का स्रोत कौन है? तो सत्ता का स्रोत जो है दोस्तों वो पीपल ऑफ द कंट्री यानी देश की जनता है। यही सत्ता क्या करती है? सत्ता में लाती है और सत्ता से उनको बेदखल भी कर देती है। संविधान सभा से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं यहाँ पर। देखें संविधान सभा में क्या क्या है। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी क्या है दोस्तों, संविधान लागू करने के समय या जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, उसमें केवल 22 भाग और 8 अनुसूची थे। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैड ओनली 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो ये हमारा करेक्ट है। वर्तमान समय में 25 भाग हैं और 12 अनुसूची यानी 12 शेड्यूल है। करेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पार्ट 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल। ये भी सही है हमारा। भारत विभाजन के बाद इनके सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। तो जब इसकी गठन किया गया था उसमें 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य जो संविधान सभा का गठन किया था। लेकिन पार्टिसिपेशन हुआ जब पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे असेंबली थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो उसके बाद जो सदस्यों की संख्या बची वो केवल 299 ही थी। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इट्स मेंबर वाज रिड्यूस्ड टिल 299। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द एबव यानी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये सही है। और पार्टीशन के बाद इसमें केवल कितने बचे? पार्टीशन के बाद 299 इसमें केवल बचे। संविधान सभा में महिलाओं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली हैड 389 मेंबर। तो ये हमारा करेक्ट है। संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी यानी कि द नंबर ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज 20 यानी 20 महिलाएं थी। तो नहीं दोस्तों, जब संविधान सभा में 20 नहीं बल्कि 15 महिलाएं थी। तो ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो ओनली 1 यानी जो केवल एक ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। राज्य के नीति निदेशक वे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जब संविधान निर्माता हैं उन्होंने कुछ नीति निदेशक, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये बना है दोस्तों, यानी कि समाज के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, इसलिए इसको बनाया गया था।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गोल्स विच द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू अचीव, यानी गवर्नमेंट को इसको पाने के लिए इसको फॉलो करना चाहिए, तो ये हमारा सही है। नीति निदेशक तत्व कठोर नियमों की तुलना में दिशा निर्देश हैं, ये केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये केवल निर्देश हैं, ये कठोर नियम नहीं कि इसको स्टेट को फॉलो करना ही करना है, ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोर लाइक गाइडलाइंस देन रिजिड रूल, यानी कि ये कोई रिजिड रूल नहीं है, बस ये एक गाइडलाइन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका पालन न करने पर आप न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इट इज़ नॉट फॉलोड यू कैन कंप्लेन अबाउट इट कोर्ट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप इसकी शिकायत न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 हमारे यहाँ पर केवल सही है। तो कौन कौन, केवल 1 और 2 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे जो हमारा है क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व से संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 48 का संबंध कल्याणकारी सरकार से है, यानी आर्टिकल 48 डील्स विथ वेलफेयर गवर्नमेंट, ये हमारा करेक्ट है। यानी जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 48 है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, कल्याणकारी सरकार की बात करता है। अनुच्छेद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 मेंशन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी हमारा करेक्ट है। ये सारे हमारे नीति निदेशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद जो 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करता है, यानी आर्टिकल 49 प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद जो 48 है पर्यावरणीय और वन्य जीव संरक्षण के उल्लेख से संबंधित है, यानी जो 48 है वो पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 48 डील्स विद इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो ये भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 करेक्ट, यानी सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 49 नंबर पर। यहाँ पर मूल कर्तव्य से संबंधित विकल्प दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य की संख्या 10 है, नहीं दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है वो हमारे 10 नहीं बल्कि 11 है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। भाग 4A का संबंध मूल कर्तव्य से है। पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य का है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। 1976 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, इट वाज एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो हमारा पहला और दूसरा क्या है, करेक्ट है। तो 1 and 2 ओनली, यानी 1 और 2 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हम 2 ओनली है, तो इसको हम 1 और 2 कर लेते हैं। 1 और 2 हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम डैश में संविधान सभा के गठन के मांग को अपनी अधिकृत मांग में शामिल किया गया, यानी कांग्रेस द्वारा सबसे पहले संविधान सभा जो संविधान सभा है इसके गठन की मांग फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से कब किया गया। द डिमांड ऑफ द क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल डिमांड ऑफ द कांग्रेस इन, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1934 में, यानी 1934 में सरकार ने कांग्रेस ने संविधान सभा को सबसे पहले ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से इसको अपने मांग में इसको एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। समुदाय से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं दोस्तों, यानी कि कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ कथन है, इस पर हम बात करेंगे। एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर वर्चस्व स्थापित करना अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है, यानी इस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस ऑफ द वन कम्युनिटी ओवर अनदर, ठीक है, इसको हम इंटर कम्युनिटी कहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। एक समुदाय का अपने ही समुदाय में जो वर्चस्व स्थापित किया जाता है तो उसे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, यानी इस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन इट्स ओन इज कॉल्ड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 यानी 1 और 2 हमारा दोनों सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 होती है। द टोटल नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा इज 245, तो ये हमारा करेक्ट है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 होती है, ये भी हमारा करेक्ट है। पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 1951-52, ये भी हमारा करेक्ट है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, यानी द इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर 245 है, जिसमें से क्या है 212
यानी जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और यहाँ पे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। यहाँ भारत जो राष्ट्रपति द्वारा भारत राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसको जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो 1 2 3 4 यानी हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 53 क्वेश्चन नंबर है, किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कितनी चाहिए? हाउ मेनी मेंबर्स सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी पार्टी टू अचीव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा? तो लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272 मेंबर्स चाहिए दोस्तों, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, यानी कि ज्वाइन द इंडियन पार्लियामेंट, यानी इंडियन पार्लियामेंट किससे बना हुआ है, कौन कौन से इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, यानी किससे बनता है हमारा जो पार्लियामेंट है? तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को ही मिलाकर हमारा क्या बनता है, जो हमारा पार्लियामेंट संसद है, इन तीनों ही लोगों को मिलाकर बनता है। तो इसमें सभी आते हैं, इनमें से अगर किसी एक को निकाल देंगे तो संसद हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा कानून कब पारित किया गया? द डोमेस्टिकेट वायलेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया गया? 1999, 2003, 2004, 2006 में। तो ये जब पास किया गया तो इसको 2006 में यानी 2006 में इसको पास किया गया है, लागू किया गया दोस्तों। पास तो इसको हाँ ठीक है, नहीं सही, 2006 में इसको पारित किया गया था, लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 26 1950। तो ये हमारा करेक्ट है। प्रारंभ में यह संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, यानी जब इसका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अभी हम लोग जो वर्तमान में नई बिल्डिंग देखते हैं उसमें ये काम नहीं करता था। ये पहले कहाँ है, जो क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो हमारे आपके संसद भवन में है, वहाँ पर इसके काम, मतलब इसके जो काम हैं वहीं पर होते थे। इनिशियली इट इज़ यूज टू लोकेटेड द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस विद इन द पार्लियामेंट हाउस। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नई इमारत में से 1958 में स्थानांतरित किया गया, जो अभी हमारा नई बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 1958 को वर्क करना स्टार्ट किया है। इट वॉज शिफ्टेड टू द न्यू बिल्डिंग इन 1958। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द वे यानी सारे ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर इसमें गलत कथन ढूंढना है दोस्तों, हमको गलत कथन बताना है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1962 में हुई, यानी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यानी ब्रिटिश टाइम में ही हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1962 से ही स्टार्ट हो गई। सबसे पहले 1962 में ही हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना सर्वप्रथम दिल्ली में हुई थी, तो ये हमारा ऑप्शन, ये तो हमारा करेक्ट है, ये गलत है। इसकी स्थापना दिल्ली में नहीं, जो तीनों हमारे प्रेसिडेंसी थे जिसमें से कौन सा था, मद्रास था और बॉम्बे था और कौन था, कलकत्ता, इन तीनों में इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय इसकी संख्या 25 है। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इज 25। तो ये भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो इसकी स्थापना 2019 में हुआ है। तो जो नवीनतम आंध्र प्रदेश का न्यायालय है जो 25वें नंबर का है। द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इज दैट आंध्र प्रदेश। ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये होता है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन, हमारा बहुत जल्दी 60 नंबर होने वाला है। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं, यानी सोशल साइंस का क्लास चल रहा है। कुछ विद्यार्थी पूर्वाग्रह यानी कि वो जो पुरानी धारणाओं पूर्वाग्रह कहते हैं, तो कुछ जो विद्यार्थी हैं कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं। आप की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी आप क्या करेंगे इसके लिए? यू नोटिस दैट स्टूडेंट इन अ सोशल साइंस क्लास डिस्प्ले सर्टेन प्रेजुडिस, चूज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। आप पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देंगे। आई विल स्टॉप द टीचिंग द चैप्टर बीइंग टॉट, ये क्या पढ़ाना बंद कर देंगे? तो ये बिल्कुल नहीं, नकारात्मक चीज़ों को नहीं लेना है सीटेट में। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। सामाजिक आयाम, आई विल ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन द डायमेंशन ऑफ द रियलिटी, यानी जो रियलिटी है जो सामाजिक है, सामाजिकता संबंधित कुछ वहाँ पे एक तरह से काम करूंगा जिससे बच्चों में क्या है, ये पुरानी धारणाओं को खत्म किया जा सके। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, तो टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, तो दंड करने का भी प्रावधान सही नहीं है। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्न में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी कंसिडर द सेलेक्ट अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, यानी किसी ऐतिहासिक वर्णन का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो हमको किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्य परक निर्णय देना, मेकिंग वैल्यू जजमेंट, नहीं दोस्तों वैल्यू जजमेंट हमको नहीं करना है, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है, लोकप्रिय घटनाओं हमको हिस्ट्री से संबंधित सारी घटनाओं को हमको पढ़ना है, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, एडिंग वैल्यू टू सेलिब्रिटीज, ये भी हमारा नहीं सही है। तो उत्तर है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, यानी कारणात्मक संबंध यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट है, इंसिडेंट है, क्यों हुए हैं और उसके क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं, इन सभी बातों को हमको इस पर डिस्कस करना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग कैजुअल क्या है कॉजल रिलेशनशिप एंड इन्फेरेंसेस, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, राज्य की विधायिका, जो विधायिका है दोस्तों यानी लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेचर है, ये अंग से अभिप्राय है, यानी जो विधायिका है वो क्या है? देश का प्रत्येक नागरिक है, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री है, तो ये विधायिका नहीं है दोस्तों। कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही है, ये कानून उत्तरदायी करने का जो एक कानून तो हमारा एग्जीक्यूटिव करता है, लेजिस्लेचर नहीं करता है, लेजिस्लेचर तो कानून को बनाता है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें होते हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, तो जो लेजिस्लेचर होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये इसी में इलेक्ट होने के बाद जाते हैं, तो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द सिटीजन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आप अपनी बात को ज़रूर कहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।